तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टोटल साइंस में। तो चलिए आज आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं उन सभी के लिए काफ़ी रामबाण वीडियो है बाबू। इसको याद कर जाना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम अब बहुत ही कम बचा है। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? और आज के सेशन में आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में एकदम 100% लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। और इस 30 क्वेश्चन में आपको एक धुआंधार तरीके से आंसर देना है। अब नहीं साथी, क्योंकि ये सभी गेस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। वक्रता, केंद्राल्प, ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर सी द्वारा केंद्र या अक्ष केंद्र। तो साथी लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही प्रकाशिक केंद्र इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा कि नेत्र का रंगीन भाग कॉर्निया होता है, पुतली होता है, रेटिना होता है या आइरिस होता है बाबू। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर नहीं पता हो, कितने स्टूडेंट को पता होगा तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा कि नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। ठीक है, क्या होता है? आइरिस होता है। बोलेगा नेत्र का कौन सा भाग है जो दान किया जाता है, तो कॉर्निया जो है बाबू ये दान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोलेगा आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विशालक शीशा जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं ये किसका बना होता है। ठीक है, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का। तो याद रखिएगा साथी, विशालक शीशा जो होता है ये आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस का बना होता है। एक मिनट, ठीक है, क्या होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस। चलिए जिसका परावर्तक सतह उठा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी NH3 जिसे अमोनिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस। तो साथ ही याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका वायुमंडल में प्रतिशत कितना पाया जाता है जी, कितना परसेंट, तो 0.03% पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन की कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए साथी समझिए, इस क्वेश्चन को समझना है कि जब कली चूना होता है, चूना पर पानी डाला जाता है तो उसमें छेपी होता है, उसमें शोषी होता है या विस्फोटक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो याद रखिएगा, देखे होंगे आप लोग जब चूना में पानी डालते हैं तो क्या भाप जैसा निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अब ऊष्मा निकलता है उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पूरा करने के लिए उसमें ऊपर से ऊष्मा डालना पड़ता है, उसमें उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, जैसे ही चूना में पानी डालते हैं तो ऊष्मा निकलती है, भाप निकलता है, इसे ही ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। उच्च वसीय के अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं या रबर कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो होते हैं ये साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ग कौन सा होता है, मतलब प्रकाश का जो सबसे पहला जो रंग होता है वो कौन सा होता है? लाल, नीला, हरा या उपयुक्त सभी। तो प्रकाश का प्राथमिक जो रंग होता है ये सभी होता है, लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आप लोग आंसर देते रहिए साथी और याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं याद है ना तो कह रहे एकदम 100% आएगा, याद कर लीजिए। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? कौन था वैज्ञानिक जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए मेंडल ने, डार्विन ने, लामार्क या खुराना ने। तो आपको पता होगा कि आनुवांशिकी का पिता भी किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और इसी ने मटर के अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है।
एंड्रोजेन क्या है? मेल हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी फीमेल हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी पाचक रस है या पैरा थायराइड हार्मोन है। तो एंड्रोजेन जो है बाबू ये क्या है? तो याद रखिएगा मेल हार्मोन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए साथी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक होता है सबमैंडिबुलर, पैरोटिड, सबलिंगुअल। क्या होगा? पैरोटिड हो जाएगा, पहले होगा पैरोटिड जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पैरोटिड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सबलिंगुअल हो जाएगा, सबलिंगुअल हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा सबमैंडिबुलर। ठीक है, ये 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, संख्या में बोलेगा तो 6 गो हो जाएगा, जोड़े में पूछेगा तो 3 गो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? आपको बताना है कि इसमें दुर्बल अम्ल कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा HNO3 या HCl, CH3, COOH या H2SO4। तो यहाँ पे याद रखिएगा दुर्बल अम्ल बोलेगा साथी तो CH3COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन की उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो साथी याद रखिएगा 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है तो उदासीन का विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन स्त्रावित होता है। तो जो हार्मोन होता है ये किससे स्त्रावित होता है, किससे निकलता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर बी बाह्य स्रावित ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी नलिका से, या इनमें से कोई नहीं। तो साथी याद रखिएगा जो हार्मोन स्त्रावित होता है ये अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है। आप लोग आंसर देते रहिएगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा अंतःस्रावित ग्रंथि से। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा CaOH का होल 2 होता है। ऑप्शन नंबर 20 कैल्शियम CaOCl2 होता है या CaOCl2 होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है साथी वो याद कर लीजिएगा, नहीं पता है तो CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। चलिए 1 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथी, और अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम बोलेगा तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा साथी, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अनंत बोलेगा कि अल्पतम, न्यूनतम बोलेगा तो, और अधिकतम बोलेगा तो याद रखिएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण और फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो याद रखिएगा एफ बराबर R/2 होता है। तो एफ बराबर R/2 कहाँ है जी? एफ बराबर R/2 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, कि कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इसमें क्या हुआ जी? देखिए कॉपर क्या हुआ है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। तो किसी भी पदार्थ के साथ, किसी धातु के साथ ऑक्सीजन का जुटना, इट मीन्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, किसी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 18 है जी क्वेश्चन नंबर। तो सौर सेल जो होता है बाबू इसमें हम लोग प्लास्टिक का करते हैं, सिलिकॉन का करते हैं, यूरेनियम का करते हैं, या प्लूटोनियम का। समझिए सौर सेल मतलब हुआ सोलर प्लेट। ठीक है, हम लोग आम बोलचाल में सोलर प्लेट। तो सोलर प्लेट में देखे होंगे कि चांदी की परत जैसा यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है बाबू। तो यही क्या होता है? सिलिकॉन का होता है। ठीक है, ये सिलिकॉन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है साथी? तो देखिए पुष्प जो होता है, जो पुष्प में बोलेगा, पुष्प में रंग प्रदान, फूलों को रंग प्रदान कौन करता है? तो वो दलपुंज करता है। ठीक है, पुंकेसर पुरुष भाग होता है। फूल का पुरुष भाग कौन होता है? नर भाग बोलेगा तो पुंकेसर होता है।
और स्त्री भाग स्त्री के सर होगा, ठीक है। लेकिन हमसे बोला है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो बाह्य दलपुंज, बाह्य मतलब बाहर, बाह्य दलपुंज यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बाह्य दलपुंज कहने का मतलब फूल के नीचे जो पत्ता होता है वही बाह्य दलपुंज है साथी, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो होती है वो किस में होती है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की जो विधि होती है वो मुकुलन में होती है, पुनर्जनन में होती है, विखंडन में होता है या बीजाणु जनन में होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की जो विधि होती है वो मुकुलन में होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अपमार्जक से क्या चीज बनाए जाते हैं साथी। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ या उपरोक्त सभी। तो देखिए अपमार्जक जो होता है एक तरह से सर्फ बोल सकते हैं, तो इन सभी चीज क्या होता है, ये सभी सर्फ ही नहीं जी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो करके रखते हैं। तो देखिए धातु बोलेगा तो आपको पता होगा कि सोडियम ऐसा धातु है जिसे हम लोग केरोसिन तेल, मिट्टी तेल में डुबो कर रखते हैं। जैसे ही वायु के संपर्क में आता है ये जल उठता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए याद रखिएगा कि कौन सा दर्पण होगा जिसमें सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल में, अवतल में, उत्तल में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथी समतल बोलेगा तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब किसमें बनता है, समतल दर्पण में। अवतल में बोलेगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल में। अब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बोलेगा तो वो किसमें हो जाएगा, तो अब उत्तल में हो जाएगा। हमें बोला कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 एक क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवण होता है या अनिश्चित होता है। तो देखिए साथी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, क्यों क्या होता है जो ब्रेन हेमरेज हो जाता है जी, क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेंशन, ऑप्शन नंबर बी हृदय घात, ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेंशन या पक्षघात। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रेन हेमरेज का कारण जो है बाबू हाइपर टेंशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग पता होगा यहाँ पे जल्दी से बताइए, प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा या इनमें से सभी। तो देखिए प्रोटीन का तो हो जाता है पाचन जी, वसा का भी हो जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि मनुष्य में सेल्यूलोज नहीं होता है जी, ठीक है। ठीक है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो ये सेल्यूलोज का होता है, ठीक है। तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है ये सेल्यूलोज का नहीं पाचन कर पाते। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो विद्युत धनात्मक बोलेगा तो आपका बताइए कार्बन होगा, क्लोरीन होगा, सोडियम होगा कि पोटेशियम होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से विद्युत धनात्मक तत्व बोलेगा तो वो हो जाएगा सोडियम। अब विद्युत ऋणात्मक तत्व बोलेगा तो वो हो जाएगा क्लोरीन। ये क्या होता है जी, ऋणात्मक तत्व होता है साथी, और ये धनात्मक होता है। तो हमसे पूछा धनात्मक तत्व, धनात्मक सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिएगा इसमें क्वेश्चन है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन आप सभी को पता होगा, ऑस्ट्रेड ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, आइंस्टीन ने किया था या मैक्सवेल ने। तो आपको पता होगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिएगा 29 और 30 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर की मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसे। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि मानव आँख में जो हम लोग का आँख में बनता है वो तो वास्तविक होगा, आभासी काट दीजिए, वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा, ठीक है, उल्टा जगह, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला
क्या कारण है जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उन सभी का सही आंसर है। इस वीडियो को अगर पहली बार आप देख रहे हैं चैनल पे नए आए तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि इस बार 450 प्लस लाना है साथी। तो आप सभी के लिए हम जी जान लगा देंगे। लाइव आने वाले बहुत ही जल्द आप सभी के बीच शाम 7 बजे और सुबह 5 बजे डेली लाइव होगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय